पड़ता है कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा या क्या करेगा, लेकिन हमको जो बोलना है हम जब तक बोलेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग आए हुए हैं ऑड्री हाउस। तो आज यहाँ पे हम लोग फॉर द ट्राइबल, फॉर द आदिवासी। हक मांगो तो कहे ना नक्सली, जान ले के कहे ना नक्सली, सांस लेबे तो कहे ना नक्सली, हाँ नक्सली नक्सली। हक कर बात मांगे नहीं मिलेला, जनता का सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं, माँ कसम ब्लैक नोट नहीं। सिद्ध पहाड़िया समुदाय के लोग आए हैं, सुंदर पहाड़ी से लोग आए हैं, वहां पहाड़ जिंदल को दिया जा रहा है, नहीं वहां 5-5 गांव चले जाएंगे, ये उसके लिए परेशान है। 12 गांव चले जाएंगे, इसके लिए परेशान। अडानी को हमारे जो अभी जो विशेष गया है ना, उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि थोड़ा सा एक समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, जब हमारा जो परंपरा पेशा अगर लुप्त हो जाए तो सिर्फ किताब में ही रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग आए हुए हैं ऑड्री हाउस। तो आज यहाँ पे हम लोग फॉर द ट्राइबल, फॉर द आदिवासी। तो आज हम लोग एक इवेंट हो रहा है हम लोग के यहाँ, आदि वार्ता अ ट्राइबल कॉन्क्लेव करके, जिसमें जितने भी जर्नलिस्ट हैं और भी कई सारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGOs वगैरह के हैं, और भी जो जुड़े हुए हैं इस संस्था में, और ट्राइबल्स के लिए जो भी अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए आज आपको ये विजिट कराते हैं और ये इवेंट के बारे में आगे विस्तार करते हैं। पर माननीय राज्यपाल जी का दूरदर्शी मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। मैं समस्त झारखंड वासियों और इस मंच और इस हॉल में उपस्थित प्रबुद्ध जनों को ओर से माननीय राज्यपाल महोदय को करतल ध्वनि के साथ आदर पूर्वक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कृपया हमारे राज्यपाल महोदय के सम्मान में जोरदार ताली दें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस आदि वार्ता के मिशन और विजन के विषय में बातें रखने के लिए श्री अजय केरकेट्टा टीम धुमकुड़िया को मंच पे आमंत्रित करता हूं। जोहार सभी को। मैं अजय केरकेट्टा टीम धुमकुड़िया से महामहिम में इस हमारे कार्यक्रम में मतलब उनका उपस्थिति है, उनके इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा। और हमारी मेयर रोशनी जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा। और मंच में सारे लोग जो आए हुए हैं और सारे गेस्ट, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो ये आदि वार्ता का जैसे तीरथ जी ने तो लगभग सारा चीज़ बता ही दिया है। इसमें मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूँ कि पिछले 1.5-2 सालों में या 4 सालों में हमने क्या देखा कि आदिवासी मुद्दों पे जिस भी तरीके से डिस्कशन हो रहा है, कुछ 2 ही 3 मुद्दे जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बस वही मुद्दे सिर्फ बने कि हैं, वो चाहे मीडिया में हो, चाहे वो अपने घर के मतलब खाना खाने के टेबल में हो, या नीचे बैठे खाते हैं आदिवासी लोग तो ज़्यादा टेबल में ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो ये सारा का चर्चा मतलब 2 ही 3 टॉपिक्स में घूम रहा था। तो यहाँ हमने काफ़ी सारा टॉपिक्स को मतलब एड ऑन किया है। हमारी मेयर महोदया कुछ बातों को रखे, तो उनका मैं इस मंच पे आमंत्रण करता हूं। सचमुच कितना अच्छा लगता है जब हम सब
भाई बहन, जनजातीय भाई बहन एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ जुड़ करके अपने समाज को कैसे जोड़ सके, कैसे उसमें को संभाल सके और हर एक व्यक्ति का कैसे योगदान हो सके, उस पे चर्चा परिचर्चा करने के लिए जब आते हैं तो सचमुच आज के दिन के लिए आदि वार्ता में आए हमारे तमाम भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारी सखियां और हमारे जितने अभिभावक आए हैं, आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी उपस्थित भाई और बहनों को हमारा जोहार, नमस्कार। अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे नगर की मेयर बहन रोशनी खलको जी को। बहुत ही कम शब्दों में आपने महत्वपूर्ण बात कही है। यहाँ पर उपस्थित श्री अजय केरकट्टा जी, सचिव घुमगुड़िया, श्री तीर्थनाथ आकाश जी, फाउंडर लोकतंत्र 19, श्रीमती सुनीता मुंडा जी, को फाउंडर लोकतंत्र 19, यहाँ पर उपस्थित श्री पंकज सोनी जी, श्री फुलदेव भगत जी, श्री विनीत भगत जी, लोकतंत्र 19 और घुमकड़िया टीम के सभी सदस्यगण, उपस्थित शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, जनजातीय समाज के साथीगण और प्रेस मीडिया के हमारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को जोहार, नमस्कार। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आदि वार्ता ट्राइबल कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए टीम घुमकुड़िया, लोकतंत्र 19 तथा सभी सहयोगी संस्थाओं को हार्दिक बधाई देता हूं। हम यहाँ पर जब से इस राज्य में आए हैं, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, हमें लग रहा है कि जो हम लोगों की पहचान है कहीं धीरे धीरे कम तो नहीं हो रही है। और अभी कुछ प्रारंभिक बातों में कहा भी गया, झारखंड की पहचान इसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, सामुदायिक जीवन मूल्य और प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। यहाँ की जनजातीय परंपराएं सह अस्तित्व, सामाजिक समरसता और सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश देता है। और ये विरासत पूरे देश की अमूल्य धरोहर है। हम धन्यवाद। और इसी के साथ हम इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति करते हैं और हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय का कि वो अपनी व्यस्त समय में थोड़े से पल हमारे लिए निकाले और इस आदि वार्ता की विधिवत शुरुआत की। हम आगे आज और कल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आदिवासी को अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सर, ये आदिवासी समाज के लिए भी एक उपलब्धि है, जिसे मैं बता रही हूँ कि पूरे देश में जो प्रेस क्लब है ना, पहले आदिवासी अध्यक्ष होने का गौरव सुरेंद्र सोरेन सर जी को मिला है। हमारे इस फील्ड में अभिभावक हैं, हमारे गुरु हैं। हम जब भी कहीं पे फंसते हैं सुरेंद्र सर से, आशीष सर से ज़रूर विचार लेते हैं। और यहाँ पर युवा पीढ़ी को भी जगह दी गई है। नौलीना, हमेशा आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि भाई आदिवासी मतलब ठीक से इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। नौलीना ने उस चीज़ को तोड़ा है
नौलीना इंग्लिश में लिखती हैं, मतलब पत्रकारिता की भाषा जो है इनकी इंग्लिश है। और मीडिया में एक लाडली पुरस्कार है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। वो पुरस्कार हमारी आदिवासी बहन नौलीना मिंज को मिला हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत करिए इनका कि आज इनके बातों को आप सुन पाएंगे। शुभम छत्तीसगढ़ के हैं, मतलब ऐसा इलाका जहाँ पे आज भी आदिवासी सरवाइव कर रहा है, और उस इलाके से निकलकर एक पत्रकार बाहर निकलता है और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े अखबार में काम कर रहे हैं। और झारखंड के जितने भी आदिवासी मुद्दे हैं ना, आप शुभम को उनमें देखिएगा। शुभम उस चीज़ को, उस फीलिंग को समझते हैं। चलिए, सीट बदल दी गई है, हम इधर आते हैं। सर वो फाइल ला दिए, इधर ला दिए फाइल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेगमेंट को। और आशीष सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जो अनुपमा ने आपके सामने परिचय के बाद जब कहा था कि लगातार 24 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें लगता है कि कितने लोग यहाँ पर हैं जिनकी उम्र 24 साल है? हाथ उठाना। पीछे हमारे हॉस्टल के भाई लोग आए हैं जी। आपने इसका नामांकन किया तो कितना सुंदर लग रहा है कि आप एक विशेष समुदाय के बारे में चिंतन करने के लिए एक कार्यक्रम या एक मंच तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, लेकिन मेरे तरफ से भी आपके लिए कुछ सवाल रहेंगे, क्योंकि हम दोनों एक ही पेशे से हैं। जी सर। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो हर रोज़ नहाता है, साफ सफाई पसंद करता है, और एक व्यक्ति है जो बिल्कुल नहीं नहाता है। कभी सदियों में, महीनों में नहा लिया तो नहा लिया, नहीं नहाता है तो नहीं नहाता है, और ऐसे ही गंदे कचड़े जगह पे रहने का वो आदी हो चुका है। इन दोनों में नहाने की ज़रूरत किसे है? जो नहीं नहाता है उसे है, या जो नहाता है उसको है? सर पहले तो जो नहीं नहाता है उसको। जो नहीं नहाता है उसको तो नहाने का महत्व, स्वस्थ और स्वच्छता का समझ में नहीं है, समझ ही नहीं है, तो उसको नहाने की क्या ज़रूरत है? नहाने की ज़रूरत तो इसे है जो रोज़ नहाता है, कोई गैप ना हो, जिसे पता है सफाई क्या है, सफाई पता है, तो उसे नहाना चाहिए जी। लेकिन वो तो रोज़ नहाता है। अगर एक दिन नहीं नहाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नहाने की ज़रूरत तो उसे है जो रोज़, जो कभी नहीं नहाता है या कभी कभी नहाता है। सवाल ये है, कोई भी केस, मुकदमा या कोई भी मुद्दा उस बात पर निर्भर करता है कि आपकी केस की पैरवी कौन कर रहा है, आपकी केस की वकालत कौन कर रहा है। और जब आप वकालत में जाते हैं, अदालतों में देखते हैं कि अच्छे और बड़े लोग जो होते हैं, वो सबसे महंगे और सबसे शोहरत वाले अधिवक्ताओं को, वकीलों को हायर करते हैं, क्योंकि उनमें केस जीतने की कैपेसिटी होती है, उन्हें हायर करते हैं। तो मैं अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आपके मुद्दों की, यानी आदिवासियों के मुद्दों की वकालत कौन कर रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी बातें, आपके मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे कैसे उठाए जाएंगे और किस तरह उठाए जाएंगे। मीडिया एज अ पत्रकार आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई आदिवासियों के जो मुद्दे हैं वो मुख्यधारा की मीडिया में कम हैं? जी बिल्कुल, मुख्यधारा की मीडिया में आदिवासी मुद्दे, आदिवासियों की आवाज़ बिल्कुल ही कम है। मैं बताना चाहूँगी कि 2019 में एक ऑक्सफैम इंडिया, जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उनके इंडिया ब्रांच ने एक सर्वे किया था कि पूरे देश में जितने भी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें कितने दलित और आदिवासी पत्रकार हैं। तो बहुत शर्म की बात थी कि ठीक है, गिनने चुनने में कुछ दलित पत्रकार तो इधर उधर मिले, मगर आदिवासी पत्रकार और आदिवासी संपादक तो सोचने के बाहर ही था, बिल्कुल ही कम थे। उसके बाद से कुछ आउटलेट्स ने ऐसे मतलब सोचा कि खासकर जो स्वतंत्र, अंग्रेजी में स्वतंत्र मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने सोचा कि नहीं, इस पे तो कुछ काम करना चाहिए। आजकल डाइवर्सिटी को लेके काफ़ी बातचीत होती है, तो
कुछ मीडिया हाउसेस ने ऐसे रोल्स शुरू किए कि वो दलित पत्रकारों को, आदिवासी पत्रकारों को, अलग अलग DNT समुदाय के लोगों को रखे। तो थोड़ा सा काम हो रहा है इसके प्रति, मगर बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और ज़्यादातर मुझे जो देखने को मिलता है कि वही जो पहले का जो नज़रिया रहा है कि आदिवासी मुद्दा हो तो ज़्यादातर वो नक्सली मुद्दा हो, बेचारियत का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, उन्हीं सब मुद्दों पे ही मतलब बातें सीमित रहती हैं। तो ये क्या मुख्य धारा की मीडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ट्राइबल इशूज़? ट्राइबल इश्यूज़ मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वहाँ तक सोच पहुँचती नहीं है। हम लोग का प्रतिनिधित्व ही इतना कम है कि लोग सोचते नहीं हैं कि अच्छा यहाँ भी कुछ हो रहा है खासकर क्योंकि ट्राइबल्स मतलब शहरों में कम रहते हैं, कम संख्या में रहते हैं, और क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व कम है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बाकी भी मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में भी जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ की खबरें वहाँ तक मुख्यधारा तक पहुँचती नहीं हैं। तो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वहाँ तक तो सोच भी नहीं पाते हैं लोग। अगर खबर ही नहीं पहुँच रहे, उनको लगता है कि यहाँ पे बस अच्छा एक बार नक्सलवाद था, अभी वो मिट गया तो सब शांत स्वभाव से सब मतलब आदिवासी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है वो बहुत ही एक तरीके से लॉटरी है जर्नलिस्ट के लिए। दिल्ली से आएंगे, विदेश से आएंगे, जो भी है वो नक्सलवाद पे काम करेंगे। इसके अलावा मल्टीपल इश्यूज हैं जिसके ऊपर काम नहीं होता है। जैसे बहुत सारी हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये तो बेसिक चीज़ें ही हैं। तो मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी अपनी शिक्षा से ही स्टार्ट किया था। मैंने कभी नक्सलवाद पे काम नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था और थोड़ा डर भी लगता था। और एक वो रहता है कि मेन स्ट्रीम में आप आदिवासी हैं तो नक्सलवाद पे काम करेंगे तो किस तरीके से छवि बनेगी, ये एक डर रहता है। तो जब हमने पत्रकारिता चालू की थी तो हमने इन्हीं पत्रकारिता से पहले मैंने इन्हीं सब चीज़ों को कंटेंट क्रिएटिंग के थ्रू ही समझना चालू किया। 15-16 में अगर हमें प्रतिनिधित्व की ज़रूरत क्यों है, अगर पहले ये समझना है तो इससे पहले समझना पड़ेगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, कि जो आपने बोला कि नकारात्मक जो जिस तरीके से दर्शाया जाता है आदिवासियों को वो क्या है, और वो क्यों दर्शाया जाता है, क्योंकि अंडर रिप्रेजेंटेशन है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जैसे ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट है जो इन्होंने बताई, अभी 2019 में पहली रिपोर्ट आई थी, उसकी रिपोर्ट की सेकेंड पार्ट 2022 में आई थी। ऑक्सफैम और न्यूज़ लॉन्ड्री मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिल के ये रिपोर्ट जारी किया था। है कोई और जो पीछे से हमारे यूथ कुछ सवाल करना चाहते हैं, जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, क्योंकि उन्हीं से ये लोग निकल कर आए हैं। इनसे संबंधित अगर आपके सवाल हैं तो पूछिएगा, हाथ उठाइएगा, माइक पहुंचा दिया जाएगा। और किससे जवाब लेना है ये भी बताइएगा। माफ़ कीजिएगा, फ्लिपकार्ट से कॉल आ गया था। सभी से है जो जवाब देना चाहते हैं। जो आदिवासी भाषाओं में खासकर पत्रकारिता करते हैं तो हमें एज अ रिसर्च स्कॉलर हमें बहुत समस्या होती है। जब हम आदिवासी भाषाओं में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें शब्दों का एकदम क्या बोलते हैं सटीक शब्दों की समस्या होती है। तो आप तो पूरा न्यूज़ निकाल करके लाते हैं, तो आपके पास आदिवासी भाषाओं में पत्रकारिता करने के वक्त में भाषा की समस्या होती है, संभव वो ज़रूरी है कि होती ही है। तो आप ऐसी स्थिति में कैसे उसका सामना करते हैं, या फिर कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, या कैसे मैनेज करते हैं कि वो भावना हुबहू आ जाए? क्योंकि आप जयंती जी आप उड़ीसा से हैं तो संभावना है कि आपकी आदिवासी भाषाओं में उड़िया हावी होगी और हिंदी प्रदेश में हिंदी हावी होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे सामना करते हैं? आप जो चाहे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। जयंती है, बुद्धेश्वर है, अरनेश है, अपनी भाषा में करते हैं। आदिवासी भाषा में अगर हम लोग अपने लोकल भाषा में बात करते हैं, भाषा को लेकर, तो उसमें अपने भाषा में बात करते हुए तो कोई उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम तो उसको बचपन से हम बोलते आ रहे हैं तो उसमें तो हम कुछ ऊंच नीच हो ही नहीं सकता। भाषा का चयन भी अच्छा से होगा और हम बचपन से बोल रहे हैं, मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से बोल पाएंगे। भले हम हिंदी नहीं बोल पाएंगे, उनसे बात करने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है हिंदी में, लेकिन अपने भाषा में बात करने में नहीं होगा।
वो सटीक हम बोल पाएंगे, और वो भी हमसे अच्छा से बात कर पाएगा, जो भी है उसका समस्या सब बता पाएगा। हिंदी में हमको नहीं बता पाएगा। दानियल मैं हिंदी मीडियम रहा हूँ शुरू से, बॉर्न इन पटना, और फिर इसके बाद दिल्ली रहा। मैंने 2018 के बाद मैं अपना होम टाउन आया हूँ दुमका में, और उस टाइम तक मुझे संताली मतलब समझ में आता था पर बोलना नहीं आता था। पर सामाजिक काम करते करते हमने संताली भी सीखा, और संताली मतलब साहित्यिक संताली तो नहीं पर एक बोलचाल की संताली हमने सीखी। मेरा उड़िया लैंग्वेज नहीं है, मेरा ट्राइब लैंग्वेज है, तो वो प्रोनाउंस में रहेगा। लेकिन जब मुझे पता, ये शायद मुझे अंदर ही बुरा लगा कि ये क्या है, हम अपनी बात रख रहे हैं, अपने तरह से रखेंगे और रखना भी चाहिए। उसमें क्या चाहिए, हम साहित्य बना के जिनको सीखना है, अब तो इंग्लिश में भी नीचे आ जाता है सबटाइटल, वो अलग बात है। इसीलिए हमने अपना इनिशिएटिव जो जंगल रानी हमने शुरू किया है, आदिवासी लड़कियों को लेके यूट्यूब चैनल हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग फ्री किए हैं कि अपने भाषा से जिसको जो मन करता है, जो वर्ड में हमारी चीज़ों को रखा जा सकता है उसको आप रखिए, जिसमें हम अपनी बातों को सही से रख पाएंगे। और दूसरों की नकल करेंगे, उनको क्या वो वर्ड हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन उनको अगर समझना है, वो अगर ऑब्वियसली प्रोफेशनली हमें हमारे आवाज़ को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, उसके लिए तो मीडियम है उसके लिए तो। लेकिन हमें वो कहीं ना बुरा ना लगे कि वो एक मीडियम बनेगी, हमारे लैंग्वेज के वजह से हमारा रीच ये नहीं हो पाएगा, वो मन में नहीं लाना चाहिए। जी बिल्कुल। एक सवाल सर का पिछले बार का रह गया था, आपके दृष्टिकोण में आपको क्या लगता है कि जब आप आदिम जनजाति को सशक्त करने का, उनको विकसित करने का, विकसित का शब्द नहीं डाले, उनको और मजबूत करने का, तो आपके दृष्टिकोण में क्या चीज होना चाहिए? आपके दृष्टिकोण में क्या है? सबसे पहले तो आदिवार्ता में मैं इसमें खंडन करना चाहूँगा कि आदिवार्ता हम लोग बोल चुके हैं, उसको समय बचाइए अपना। जी जी जी, मुद्दे की बात करें। जी जी, विकास की जहाँ तक बातें हैं आदिम जनजाति के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन चीज अगर गांव में हो जाए तो गांव बदल सकता है। दादा जानते हैं कि हमारे जो अभी जो विशेष गया है ना, उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि थोड़ा सा एक समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति होने के नाते, जब हमारा जो परंपरा पेशा अगर लुप्त हो जाए तो सिर्फ किताब में ही रहेगा। किताब में रहेगा तो हमारे जो भी बच्चे पढ़ेंगे तो सिर्फ असुर लोग ऐसे लोहा के लाते थे, लेकिन उसको हम लोग एक पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि फॉरेन से लोग आते हैं हमारे यहाँ, फॉरेन से लोग आते हैं कि क्या असुर लोग गलाते थे, उसका कुछ आपके पास तीर है? तो अभी तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग वो काम हम लोग करेंगे, गलाने का काम करेंगे, तो हम लोग उसके लिए गिफ्ट के रूप में उसको हम लोग तैयार करेंगे और उस म्यूजियम के और हमारा वर्कशॉप होगा उसके माध्यम से हम लोग उपलब्ध कराएंगे। और ये जो पेशा है हमारा सिर्फ पेशा ही नहीं, हमारा ये धरोहर भी है। और इस धरोहर में हमारा एक डोल जैसे यात्रा लगता है, जिसको हम लोग सरसी कुटासी परब बोलते हैं, जिसमें पूरा दुनिया में जितना भी कल्चर होता है वहाँ पे हमारा कोई वाद्ययंत्र नहीं बजता है, सिर्फ उसमें नृत्य और गान होता है। वो जो हमारा लोहा पत्थर को गला के कैसे बनाए उसी का नृत्य होता है, उसका पूजा भी होता है। विमल जी अगला प्रश्न लेंगे सर। सवाल है, पहली बार झारखंड में इसी सरकार ने, जो कि सिर्फ हेमंत सोरेन जी की है और कांग्रेस की है, पहली बार पैसा कानून लागू हुआ है और ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और इसकी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि ये जो अभी आपने मुद्दा रखा है, मैं निश्चित तौर पर इसमें जो लोकल मंत्री और जो सरकार में जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले उसको सही तरीके से साथ में बैठकर इसका निराकरण होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये जो आपने इस मंच से जो बात रखी है उसको सरकार तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा, और जो भी आदिवासी होने के नाते मैं उसमें मदद कर सकता हूं मैं बिल्कुल करूंगा। आदिवासियों से बैठकर तो बातचीत भी नहीं करना चाहते ना यहाँ के अधिकारी, डीएम, डीसीओ, ये तो बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। बातचीत करें तब ना, बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं। एक मामला देश के अंदर यूजीसी, एक मामला देश के अंदर यूजीसी वाला आया, पूरी एक कम्युनिटी सड़क पर थी, उनसे बातचीत भी की गई। कई ऐसे मुद्दे आदिवासी सड़क पर हमसे बातचीत भी नहीं हो पाती है। आपको तो दिखता है, आपको हम तो देख रहे हैं ना। मैं तभी तो मैं किसी को हाँ बोलिए।
ना अडानी से पैसा लिया है ना बीजीआई से पैसा लिया। कार्यक्रम अगर हम अडानी सीसीएल बीसीसीएल से लेकर करते तो इससे बृहद करते, और हम ये बोल नहीं पाते जो हम अभी कहने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां होती है, अगर वहां अडानी जाती है तो हम लोग कहते हैं कि अडानी से बिक गई है भाजपा। झारखंड के अंदर भी अडानी काम कर रही है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है, अडानी को यहाँ भी जमीनें दी गई हैं। आज भी गोंदलपुरा जहाँ, वहाँ भी आदिवासी समुदायों की जमीन जानी, वहाँ संघर्ष चल रहा है अडानी के खिलाफ। सरकार की तरफ से बहुत पॉजिटिव कुछ नहीं है। यहाँ पहाड़िया समुदाय के लोग आए हैं, सुंदर पहाड़ी से लोग आए हैं, वहाँ पहाड़ जिंदल को दिया जा रहा है। नहीं, वहाँ 5-5 गांव चले जाएंगे, ये उसके लिए परेशान है। 12 गांव चले जाएंगे, इसके लिए परेशान। अडानी को उधर भी दिया गया है जमीन किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, वहां लोगों का क्या रुझान कैसा है? सबसे पहले तो जोहार, और लोकतंत्र 19 और टीम धुमकुड़िया को धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे ये मंच प्रदान किया है अपने बिजनेस के बारे में आप लोगों तक पहुँचाने का। तो ये बिजनेस भी कैसे है, मैं भी खुद इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ और 10-15 साल लगे हैं इस चीज़ को समझने में और आप तक वो काम पहुंचाने के लिए। तो बहुत मेहनत लगा, और फिर बहुत सारे ऐसा जगहों में मैंने देखा कि हमारे लोगों में वो झिझक था, नहीं पहुंच पाते थे, और जो उनका दिली ख्वाहिश जो टूर करने का मन होता था वो दूसरों के पास जाके वो नहीं बता पाते थे, और शर्म लगता था कि भाई हमको फलना जगह जाना है, पैसे हैं, बट उनको लगता था कि भले ये आदिवासी हैं, पता नहीं दे पाएंगे, घूम पाएंगे कि नहीं, वहाँ जाके सही तरीके से वहाँ पे टूर कर पाएंगे कि नहीं। तो उस चीज़ को मैंने समझा, अपना समझा कि ये चीज़ मेरे को भी हो सकता है चीज़। 1-2 लोगों के साथ मैंने बात करना शुरू किया, उनको मेरे पे ट्रस्ट लगा कि हाँ एक कोई तो बंदी है जो हम लोग का चीज़ समझ सकती, बेसिक से बेसिक। हमको 2 रुपये में कुछ चीज़ चाहिए, हम 2 रुपये में जाना चाहेंगे, 200 में जाना चाहते हैं 200 में भी करेंगे। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि फिर लोगों का बहुत रुझान टूर के प्रति, मतलब सबका एक दिली ख्वाहिश है कि कभी ना कभी हनीमून ट्रिप जाएंगे, फैमिली ट्रिप जाएंगे, किन्हीं को बर्थडे पे हम अपना गिफ्ट करेंगे, हॉलीडे पैकेजेस। तो इन सब चीज़ों का जब मैंने ध्यान देना शुरू किया, लोग जुड़ते गए, एक ने बताया, दूसरे ने उनको रेफरेंस दिया, ऐसे ऐसे करते एक चेन सिस्टम बन गया। धीरे धीरे ये चेन सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि अब लोग पूछने लगे कि भाई देश विदेश तो तुम लोगों ने घुमा दिया, झारखंड कब घुमा रही हो। धीरे धीरे अब रुझान ऐसा आने लग गया कि विदेशों से, स्पेशली फ्रांस, मेजॉरिटी आप सोशल मीडिया में अगर बड़ा ग्रुप विदेशी अगर आपको दिख गए तो समझिए कि हमारे थ्रू से वो ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब लगभग 20 से 25 दिन का ट्रिप अगर झारखंड घुमाना है तो गो ट्रैवल्स के थ्रू संभव है। और हम लोग एक एक चीज़ को, जैसे बहुत सारा चीज़, जैसे रहने का व्यवस्था, ठीक है। भाई धमकाता कौन है? धमकाता कौन है? वो आते हैं, उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। मान के चलिए जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कमेंट्स में ही आते हैं, कमेंट्स में ही आते हैं, कमेंट्स में आते हैं, डीएम्स में आते हैं, कमेंट्स में भी आते हैं और डीएम्स में भी आते हैं, इसलिए थोड़ा सा उस जगह पे हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं। और ऐसे बैकलैशेस पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा है, तो बैकलैशेस की वजह से लोग नहीं कि क्यों पंगा लेना, सबको को तो साथ में रहना है, क्यों राड़ा करना अपने में, ऐसा सीन होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी कभी सुख तो कभी दुख। तो जैसे सिरम टोली वाला जब मुद्दा था तो उस टाइम पे जैसे आप बोले कि इन्फ्लुएंसर लोग का जो कम्युनिटी है उसमें से क्यों नहीं सारे लोग बनाए। हाँ। नाचने सब आता है लेकिन जब कुछ रैली होता है तो नहीं आता है। हाँ, तो उसमें हम बहुत लोगों को बोले कि चलो मेरे साथ में, लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं किया क्योंकि सही में थोड़ा सा डरता है, क्योंकि कमेंट सेक्शन इतना भर जाता है ना कि क्या ही बोले। लेकिन हम फिर सोचे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर कैसे होगा, तो हम गए थे वहाँ साथ में ही, मतलब मेरे साथ जितने लोग था वो लोग के साथ में हम गए और उस वीडियो बनाए। तो फिर हमको भी कॉल वॉल आने लगा और खुद मतलब मेरा दोस्त लोग ही हमको बोल रहा है कि तुम लोग तो यार अच्छा खासा ब्रिज बन रहा है, तुम लोग उसमें झूठ मूठ का ऐसा कर रहा है, फिर ब्रिज बन जाएगा तो सबके लिए सुविधा होगा ना, तुम लोग क्यों कर रहा है ऐसा। तो हम बोले भाई जब तुम लोग का मंदिर टूटता है तो तुम लोग चल जाते हैं, हम लोग का शरण स्थल जब होगा छोटा हो जाएगा तो तुम लोग तो आ नहीं रहा है, तुम लोग भी तो झारखंडी है, तुम लोग आओ, तुम लोग भी तो सरूल में नाचने जाता है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर उस टाइम उन लोग का मुंह शांत हो गया, तो फिर हम अपना वीडियो डाल दिए।
चलिए कुछ लोग हैं जो इन मुद्दों पर कुछ करो तो कहे ना नक्सली, हक मांगो तो कहे ना नक्सली, जान ले के कहे ना नक्सली, सांस ले बे तो कहे ना नक्सली, हाँ नक्सली नक्सली। हक कर बात मांगे नहीं मिलेला, जनता का सेवा से सफलता मिलेला, कोड नहीं तो वोट नहीं, माए कसम ब्लैक नोट नहीं, सिद्धू कानो चांद भैरव वीरता न भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त, सिद्धू कानो चांद भैरव वीरता न भगत, मोर हाथ में हथियार नहीं कलम से आगे बढ़त, मोय लड़त मरद गिरत उठ आगे बढ़त, माय माटी जंगल के कभी नहीं छोड़त, छोड़त मुरत मेहनत कर खूट, सरना माय कसम बोलबो नहीं छोड़, मैं नक्सली नक्सली, हाँ हाँ नक्सली नक्सली। फोरबी के आधार पे पेशा 1996 बना, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल इनका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 243ZC शेड्यूल एरिया में बोलता है कि म्यूनिसिपैलिटीज का प्रोविजन जो है वो लागू नहीं होगा, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है लोग। लेकिन ये सच्चाई है, म्यूनिसिपैलिटीज एरिया के लिए, शेड्यूल एरिया में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए अभी तक पार्लियामेंट किसी तरह का लॉ नहीं बनाया है। तो ये सवाल उठता है कि रांची झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 कैसे लागू? क्या गुलशन जी, क्या वो जो कह रहे हैं कि देखिए, एक तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम बोलते हैं कि शेड्यूल एरिया में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो जो मॉडर्न प्रक्रिया है चुनाव की, उसको हम लोग बहुत देखते हैं कि चुन के आता है वो बहुत फालतू चुनावी करता है, और इतिहास साक्षी रहा है कि होता है ऐसा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो पारंपरिक रूप से चुने हुए हैं वो चुन के खुदे हुए रहे। इनफैक्ट जब आप अगर हम अध्ययन की बात करते हैं, तो जब अध्ययन जब बन रहा था उसका स्टडी को देखिएगा तो हम में से, यदि मैं कमाता हूँ, हम में से कितने कमाल के फुटकट्टी मुंडाओं ने अपने भाइयों के नाम पे पूरा गांव को बेच के लोन उठाया है। तो इसका आप मतलब है कि आप चाहे पारंपरिक रूप से चुने जा रहे हैं या चुनावी प्रक्रिया से चुने जा रहे हैं, आपके अंदर अगर आदिवासी नहीं है तो आप समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को हम लोग अपने अंदर प्रश्न रखें। तो ऐसा आपने सही कहा, एक तो है कि अपनी संस्कृति, भाषा और सबसे बड़ा कैरेक्टर। देखिए, हम क्योंकि पूरा दुनिया में सुनते हैं, जो आदिवासी नेता होता है वो सबसे कम बोलता है। वो हम आप सब जगह देखिए, आपका पहाड़ या फिर बैगा जो भी होगा, सबसे कम बोलेगा और सबका सुनेगा। वो चरित्र हमको किसी पब्लिक में भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो आप चुन के कोई पुस्तक की भी आइए, अंदर में आदिवासी नहीं है, आप हमारा समाज का भलाई नहीं कर पाएंगे। ये मान दिया गया है। पूछिए हम जानते हैं भैया, इसके बाद आपको माइक देंगे। आप आदिवासी या वनवासी है वो पहले बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, पर लोगों को पानी और सिटी के साथ में सिटी को साथ बोलनी चाहिए। देखिए, सृष्टि के बनने के बाद अगर कोई सिविलाइजेशन आया तो वो क्या है, उसका आप स्वीकार करते हैं? ट्राइबल का है, आदिवासी का है। हम सबसे आदि हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। तो हिंदी बोलेंगे तो हम समझ जाते हैं। अच्छा, आप जवाब दे। ठीक है, देखिए सबसे आप हम बोल रहे हैं, जवाब दे। नेता है, इतना जवाब नहीं मिलेगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, वनवासी, इंडिजिनियस, संविधान में कौन सा वर्ड को यूज किया है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। हम अभी जितना डिस्कशन कर रहे हैं सब आदिवासी पे कर रहे हैं। अगर ऑन रिकॉर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में बात करेंगे तो क्या बात करनी चाहिए? अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सच्चाई है।
देखिए आप जहां तक बात कर रहे हैं कि वनवासी आदिवासी को वनवासी क्यों कह रहे हैं, देखिए आप गर्व के साथ कह सकते हैं इस वन को, इस प्रकृति को, इस जल जंगल जमीन के रखवाला अगर इस दुनिया में कोई है तो वो आदिवासी समाज है। वन में रहने वाला वनवासी समाज है, आदिवासी समाज है। क्योंकि आदिकाल से कोई रहते आ रहा है तो सबसे पहले तो जंगल ही रहा है, वन में रहा है। तो वन में अगर रहने वाला अगर वनवासी है तो उसमें इसको कोई इश्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बोलेंगे कि हम आदिवासी हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में शेड्यूल कास्ट है। आप और संविधान में आदिवासी का जिक्र नहीं है, संविधान में किसी भगवान के नाम विवाद कराने के लिए सवाल बहुत काफी है। संविधान में ईश्वर के शपथ लेने का जिक्र है, तो भगवान के नाम नहीं यहाँ पे, कभी बिरसा मुंडा के नाम पे, कभी श्री राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए और आदिवासी को वनवासी मत बनाइए। किताब पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्टिंग इंडिया डिलीटिंग आदिवासी अश्विनी पंकज क्या निकल जाएगा आपको। क्या लिखा है? ड्राफ्टिंग इंडिया डिलीटिंग आदिवासी, जो आप बोल रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी, कोई पॉलिटिकल पार्टी आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा है। थोड़ा शिक्षा ज्ञान कर लीजिए। ठीक है आपकी व्यक्तिगत नहीं होना है बहुत, आपकी सवाल का सम्मान करते हैं। और जहां तक बीजेपी की बात है कि आदिवासी के साथ राजनीति करती है, तो मैं 1 मिनट में आकाश में जवाब दे देता हूँ। देखिए आजादी के बाद से 75-78 सालों में इस देश में आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाने का काम बीजेपी ने किया। इस देश में धरती और भगवान बिरसा मुंडा चांद भरो फूलो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी नहीं वनवासी राष्ट्रपति है। शेड्यूल ट्राइब से आदिवासी है, वनवासी है और गर्व के साथ कह सकते हैं कि वनवासी हम एक चीज को 1 मिनट हमें पहली बार तो यहाँ बैठे 80% लोग के अंदर आदिवासी लोग नहीं है जो बुंदेलखंड ने कहा एकदम नहीं। ये किसी भी आदिवासी मीटिंग में इस तरीके का नहीं है और बातचीत तो करने दीजिए ना। तो आप जवाब हम कह रहे हैं कि आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप नहीं बेच रहे हैं। समाज आदिवासी समाज के आप राजनीति कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, अपना भाषा को बचाने के लिए कितना अपना बच्चा को स्कूल पढ़ा रहे हैं, अपना भाई बहन को कहता अपना बाप बच्चा शादी ब्याह नहीं होंगे, मैं नहीं करवा रहा हूँ। शादी से बच्चा नहीं हुआ। आप यहाँ भाषा जानते हैं, पहले बता दीजिए। आप अपना मुंडा भाषा जानते हैं, वहाँ भाषा जानते हैं। तो देखिए हम पूरे का लाभे अब सवाल करना संगम नहीं होना है, बहुत व्यापक भी नहीं। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सभी को चाहे कि यहाँ पे मुद्दा का जो चुनाव हुआ है उसको रद्द कराने के लिए पर अपनी आवाज उठाएं। आप जो विधायक बनने का जो सपना देख रहे हैं उसको छोड़ के आप सोचे कि आप किस तरह के ऐसा आदमी को चुनाव लड़ना है या तो ऐसे लोगों को नेतृत्व में आके लाए जो कि समाज के लिए आगे बेहतर करे। परिश्रम का बात कर रहे हैं तो परिश्रम के सवाल बताइए, बहुत लंबा लगेगा। सवाल हम देख नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। आधार कार्ड परिश्रम का बात कर रहे हैं तो सच्चाई है कि जिस क्षेत्र में संख्या जिसकी कम होगी उसकी जो भागीदारी जिसकी ज्यादा होगी उसी को उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के जो कि कैंडिडेट क्षेत्र में मिलती है उस तरह का मिलेगी तो आप आवाज क्यों उठाइए जिसका संख्या ज्यादा है उसी को मौका मिलेगा। अब एसटी के मान लीजिए मॉडल विधानसभा में अगर एसटी का संख्या अधिक है तो एक रिजर्व संख्या है। अब उसमें अगर अगली बार हम लोग वादा करते हैं कि अगली आधी बार का जो भी मंगले सेशन मतलब नेक्स्ट बार करें पार्ट 2 हम आपको यहाँ बुलाएंगे। सवाल करने का सवाल लेकिन वो पूरा विश्लेषण उसके आपके अनुसार आपको यहाँ होना चाहिए। हमसे काफी ज्यादा मिस्टेक हो गया। जवाब तो आप किसको देना है? विवेक जी से हम सवाल करना चाहते हैं, सवाल भी करेंगे जवाब भी देंगे। विवेक जी, आप कभी जिंदगी में वोट दिए हैं क्या? नहीं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। नहीं, आपसे नहीं। विवेक जी, आप कभी वोट दिए हैं? आप
हम भी आपके साथ जरूर देंगे। दीदी जब बोली कि वोट दिए हैं, हमने दिया, लेकिन क्यों दिए? देखिए अगर हम इस आधार पे रहे काम का भार बांट करने को होना चाहिए। नहीं क्यों दिया? क्यों दिया ये बताइए। अगर आप नेता को नहीं मानते हैं, आप चुनाव को नहीं मानते हैं, तो आपने वोट क्यों दिया? आप सभी ने कहा कि हम आदिवासी समाज के नेतृत्व करते हैं और नेता नहीं बोले आप। नहीं आप बोले ना कि ये लोग नेता बनने का पार्टी में नेता ही ना हम ये समझते हैं कि क्षेत्र में चुनाव मेरा जो सवाल है उसको सुनिए। संविधान की बात, अगर हम लोग संवैधानिक बात करते हैं तो संविधान ने ये अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का। अगली बात शेड्यूल एरिया की, तो वो भी संविधान में है कि शेड्यूल एरिया में भी चुनाव होना है, तब तो हो रहा है कि कोई इसको रोक पाया क्या? और आप लोग भी जो जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी अगर एक मिनट रुक जाइए दादा, तो आप लोग भी जब कोई मुद्दा समस्या आता है तो विधायक के पास जाते हैं समाधान के लिए, मदद मांगने के लिए। आपको ही पता है कि विधायक के पास आते करना काम। हम फिर से एक बात कह रहे हैं कि सब कुछ सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, क्योंकि लाइव है सब कुछ। तो आप कम से कम शालीनता का परिचय दीजिए। लोग देख रहे हैं कि पूरी बातचीत सकारात्मक है, लेकिन पूरा माहौल नकारात्मक है। भाई साहब ने जो सवाल खड़ा किया उसी सवाल को स्पष्ट रूप से नहीं कर पाया है ना, तो हम उसको स्पष्ट कर। उनका ये सवाल था कि जब सिविल साइड की बात हुई, अनुसूचित क्षेत्र की बात हुई, तो परिसीमन जब कहते हैं कि सिविल एरिया में नहीं होगा, तो आपको ये भी कहना होगा कि पार्ट टाइम और पार्ट टाइम ए के प्रोग्राम भी सिविल एरिया में रख देंगे। ये बात आपको बोलना होगा। उसके बाद मेरा ये कहना है कि झारखंड के रांची सिविल डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी शहर है वहां पर इलीगल पॉपुलेशन जो साडा पट्टा पे है, जो पॉपुलेशन की जनगणना हो रही है, वो अस्थायी और अस्थायी का अलग अलग जनगणना होना चाहिए। यही है, नहीं समझ पाए। मेरा जो कहना, जो फाइनलिस्ट जो बैठे हैं उनको कहना होगा कि यहाँ पटना यानी पंचायत में नहीं होगा मुखिया चुनाव में, और नगर पालिका की व्यवस्था भी नहीं होगी। हम बता देते हैं, कहिएगा ना आप लोग, ज्यादा बोल रहे हैं, आपको कहना ही होगा। सवाल के सलाह नहीं मांग रहे, सवाल पूछ रहे ताकि जवाब दे पाए। बैग उड़ के सब वैसे ही हुआ है। सवाल आप समझ ही नहीं रहे। हमारा कहने का मतलब है आप इस बात को मानते हैं कि भाई पार्ट टाइम जो पंचायत है वह सिविल एरिया में होगा कि नहीं होगा, वह नगर पालिका होगा कि नहीं होगा, ये बात हम बोल रहे हैं। पूछ ये रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव होता है या नगर निगम का चुनाव होता है वो शेड्यूल एरिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात में सलाह के साथ सवाल कौन देंगे इसका जवाब? जवाब देना संवैधानिक रूप से संविधान आर्टिकल के साथ बताएंगे। आप हर मंच पर बार सवाल कर रहे हैं ना, पीछे लोग पहली बार पर उनको मौका तो दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट का सवाल है, इनका जवाब नहीं हुआ है। आप ऐसे थोड़ा सा इनका पेशेंस रखिए ना, सब पार्टी के हैं, पार्टी के हैं। चलिए क्या तो चलिए यहाँ पे जो लोग पैनल में बैठे हैं ये लोग मुख्यतः देखा जाए तो राजनीतिक दल से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं आप आदिवासी हैं, परिसीमन में जिस प्रकार से 2007 परिसीमन का बात आ रहा है कि सीट घट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आदिवासियों का सीट घट रहा है। अगर कल वो सीट घटता है तो कहीं ना कहीं आप भी, अगर आप जनरल हो जाते हैं तो अशोक जी भी आप नहीं लड़ पाइएगा, कहीं ना कहीं आप भी लड़ नहीं पाइएगा। तो मेरा सवाल यही है कि क्या जब अगर परिसीमन में सीट घटता है तो क्या बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल के आदिवासी